ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट वाइज है ना? रिकॉर्डिंग मैसेज देखते पेज इस तरह है सर। ओके ओके ठीक है। ओके सर, चलो फिर स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं सर? सर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये डिस्कस कर रहे हैं करेंटली कि कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना। कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का ही जो ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल जो मैटर है दैट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग है ना। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को देते आ रहा हूँ। कभी लास्ट कुछ क्लासेस में भी मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो टॉपिक है सर, इसी के अंदर हमें कैपिटल बजटिंग टेक्निक को भी समझना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट मार्केट में आता है, प्रोजेक्ट मतलब ये बेसिकली एक कंपनी के कॉन्सेप्ट में है सर। मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बेसिकली एक कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर कि एक कंपनी क्या सोचता है अपने बिजनेस के बारे में। तो जब भी वो कुछ न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है तो उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सर, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान तो नहीं होता क्योंकि बहुत सारे पैसा का मैटर होता है ना। ह्यूज कैपिटल का जरूरत होता है और क्योंकि ये ह्यूज कैपिटल का मैटर होता है दैट इज वाई कैपिटल को बजटिंग करना पड़ता है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में चाहे 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा के एक ब्रांच ओपन करना है, से फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी संपत को ही जवाब मैं बता रहा हूँ। संपत जैसे कि एक ब्रांच में न्यूली ज्वाइन किया, तो मानो कि अगर कोई न्यू ब्रांच है तो जो भी कंपनी है, जैसे संपत का कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई है ना। संपत संपत ठीक बोलती तो रे आईसीआईसीआई तो ना सर, ई बाजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा बजाज एलियंस, बजाज एलियंस ठीक है। तो बेसिकली अब मानो बजाज एलियंस, जब बजाज एलियंस मानो कि किसी जगह में एक एक ब्रांच ओपन करना चाहता है, तो एक ब्रांच ओपन करना मतलब काफी करोड़ों का मैटर है ना। क्योंकि वहां पर एक ऑफिस स्पेस चाहिए, रिक्रूटमेंट करना है, इतना सारा लोगों को काम करना है, फिर मार्केट में जो बिजनेस है उसको तो चलाना ही है सर। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हल्दीराम हो या फिर एक इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई फाइनेंशियल कंपनीज हो, चाहे स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग फार्म हो, ठीक है, या फिर एनी काइंड ऑफ एक गुड्स बेचने वाला दुकानदारी क्यों ना हो, आपके घर के अगल बगल में जो भी दुकानें हैं उसके बारे में भी आप सेम टू सेम फीलिंग ले सकते हो सर। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, हाँ बोलो सर। যে কোনো স্যার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে কি আইআরডিআই কে দেড়শো কোটি টাকা দিয়ে লাইসেন্স দিতে হয়? हाँ मतलब आईआरडीआई के लाइसेंस के बिना तो होगा नहीं सर। হ্যাঁ স্যার, মানে 150 কোটি টাকা বলছি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তো 150 कोटी टाका দিতে হয় हाँ যেহেতু देना पड़ business सकता है, promote। मुझे एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है कि इंश्योरेंस में कितना क्या लाइसेंस चार्जेस है, उतना आइडिया मुझे नहीं है। बट ऑब्वियसली विदाउट एनी आईआरडीए लाइसेंस कोई भी इंश्योरेंस बिजनेस कैसे चल सकता है? कोई नहीं कर पाएगा। वैसे आरबीआई लाइसेंस बिना बैंक चल सकता है क्या? वैसा ही इंश्योरेंस बिजनेस में नहीं हो सकता। जैसे स्टॉक ब्रोकिंग करना है तो सेबी लाइसेंस के बिना नहीं कर सकते, और ह्यूज अमाउंट का जरूरत पड़ता है, ह्यूज अमाउंट का, जैसे 100 करोड़ का मैटर तो होता ही है। सो दैट इज द पॉइंट सर, वही तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि जब भी आप कोई बिजनेस में न्यू वेंचर में ज्वाइन मतलब आना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एक न्यू वेंचर में आना चाहते हो, एक न्यू मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस भी सिमिलर तरीके से सोचता है कि मुझे एक न्यू ब्रांच ओपन करना है या फिर न्यू सेगमेंट में जाना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और ये इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में कैपिटल बजटिंग जो है सर वो सामने आता है। और कैपिटल बजटिंग के अंदर अलग अलग टेक्निक्स आता है, जैसे कि आपको मैं पहले भी बताया था, ठीक है, कि पे बैक पीरियड एक कॉन्सेप्ट है। ये भी मैं बताऊंगा आपको कि पे बैक पीरियड क्या होता है। मैंने आप लोगों को ये कुछ पॉइंट बताया था, जैसे मैंने एनपीवी के बारे में आपको आइडिया दिया, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में, है ना सर। आप लोगों को नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में एक आइडिया मिला, मैंने इसका क्वेश्चंस भी करवाया एक कि किस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअल में काम करता है। फिर मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में भी बताया, ये माइनस पे होता है, ठीक है, नेट मतलब कैश आउटफ्लो से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं, है ना, कैश इनफ्लो से इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके आपको एनपीवी मिल जाता है।
और डिवाइड करके आपको कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके आपको पीआई या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मिल जाता है ना सर। सिमिलर पॉइंट में मैंने आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बताया, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा मतलब दिमाग खराब वाला भी है। आईआरआर ना बहुत पॉपुलर है, इट्स अ वेरी पॉपुलर टेक्निक इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब भी कोई मार्केट में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है ना, वॉट एवर विद बिजनेस, चाहे वो जैसे कि आपने बोला कि अगर एक इंश्योरेंस बिजनेस भी करना हो या फिर अगर स्टॉक ब्रोकिंग फार्म ओपन करना हो, वॉट एवर विद बिजनेस, डजेंट मैटर, हमेशा एक चीज तो होता है ना कि बिजनेस में रिटर्न कितना है। हेलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस बिजनेस में हम पैसा लगाएंगे उस बिजनेस का एक इंटरनल रिटर्न कैपेसिटी होता होगा, यस और नो। गुड इवनिंग नील। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। सर आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है ना, तथा कि ईच एंड एवरी बिजनेस का एक अलग ही इंटरनल लेवल ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट तो होता होगा कि ये पर्टिकुलर बिजनेस इतना रिटर्न जनरेट कर सकता है। 50% हो, 50, 10% हो, 50% तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 10% रिटर्न जनरेट कर सकता है, 15% रिटर्न जनरेट कर सकता है, 20% रिटर्न जनरेट कर सकता है। अगर आप मानो कि मार्केट में जो लोग सब्जी बेचता है, कुछ लोग देखना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मार्केट जाना तो देखना कुछ लोग वेजिटेबल लेके बैठते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स लेके बैठते हैं, कुछ लोग आलू और प्याज अलग से लेके बैठते हैं, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने, ऑनियन और पोटैटो सेलर अलग है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसका सेलर अलग है, जो फ्लावर बेचता है उनका सेलर अलग है, जो फ्रूट बेच रहे हैं उनका सेलर अलग है। आप सबसे पूछो, ठीक है, कुछ लोग ग्रोसरी लेके भी बैठते हैं, आप सबसे पूछो, कुछ लोग फिश लेके बैठते हैं, कुछ लोग चिकन लेके, कुछ लोग मटन लेके, जो भी लोकल लोग कंज्यूम करते हैं वो सारा प्रोडक्ट लेके लोग बैठ जाते हैं। लेकिन आप उनके पूछो कि भाई कितना रिटर्न है इसके अंदर, तो वो आपको बता देगा कि कितने का उसने फिश खरीद के लाया और कितने का उसके उसमें उनको बेचना है, और एवरेज रिटर्न क्या है वो बता सकता है आपको। तो वो जो रिटर्न के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, वो हर एक बिजनेस का एक इंटरनल लेवल ऑफ रिटर्न कैपेसिटी होता है। अब ये बोलना बहुत आसान है, हर एक आम जनता, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बिजनेसमैन, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कॉमन पीपल, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में डे टू डे लाइफ में बहुत चर्चा करता है सर। लेकिन रियलिटी में इसको कैलकुलेट करने में खून पसीना निकल जाता है। सर कैसे? चलो मैं आज आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने लास्ट दिन आप लोगों को बोला था कि सर आप लोग, मैंने एक प्री फिक्स्ड आइडिया देके आपको बोला था कि आप करो, मतलब मैंने उसका रिटर्न बता दिया था आपको, और फिर मैंने दोनों साइड प्रूफ करके आपको दिखाया था कि किस तरह से आईआरआर कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन आईआरआर कैलकुलेट का जो टेक्निक है ना सर, वो वैसा नहीं है जैसा मैंने आपको लास्ट दिन कराया, वो तो रेडीमेड था, वो तो मैंने मेरा प्री फिक्स था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन रियलिटी में आईआरआर कैलकुलेट करना थोड़ा झमेला का टेक्निक है। ऐसे वो टेक्निक के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा सर, धीरे धीरे बताऊंगा। ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं उसको। क्या मेथड बोलता है सर? ट्रायल एंड एरर मेथड। आई विल डिस्कस इन डिटेल्स। फिर आईआरआर का ही ना एक स्पेशल और होता है सर, एमआईआरआर, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और ये जो पेबैक पीरियड है, ये नॉर्मल पेबैक पीरियड का कुछ लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में बोला जाता है, ठीक है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में वो लिमिटेशंस को कवर किया जाता है। बेसिकली नॉर्मल पेबैक पीरियड में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हो पाता है। जो मार्केट में महंगाई होता है ना सर, इन्फ्लेशन जो होता है वो नॉर्मल पेबैक पीरियड में काउंट नहीं होता, टाइम वैल्यू ऑफ मनी काउंट नहीं होता। लेकिन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी या इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। तो ये और ज्यादा क्या हो गया, और ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा लॉजिकल होता है। कौन सा? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ठीक है। अब एक एक करके ना मैं आपको सारा चीजों के बारे में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है, और आप लोगों के साथ हर एक पॉइंट में डिस्कस भी करूंगा। तो ये जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक है ना, ये टेक्निक एक्चुअली ये सब एक एक पर्टिकुलर जो टेक्निक के साथ मैं आपको बात कर रहा हूँ, इनको डिस्कस करना मतलब कैपिटल बजटिंग को डिस्कस करना, ठीक है। ये हो जाए मतलब आप समझ लेना कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने का तरीका तो समझ में आ गया। लेकिन आगे आगे मैं आपको कैसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, स्पेशल केसेस के ऊपर बेस करके मैं आगे और भी कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन करते करते भी ना, ये जो बेसिक प्रिंसिपल फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, ये मैं आपको आगे आगे चर्चा करके दूंगा, ठीक है। तो पहले आप मेरे साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करो,
कुछ एग्जांपल्स करो। और आज का एक न्यू टॉपिक भी है, ठीक है, एनपीवी वर्सेस आईआरआर, ठीक है, वो भी बहुत पॉपुलर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है, एनपीवी वर्सेस आईआरआर, वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा सर, ठीक है। एनपीवी के साथ मतलब विच इज बेटर, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, एनपीवी चूज करना चाहिए कि आईआरआर चूज करना चाहिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब एनपीवी का क्वेश्चन मैंने तो आपको प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करवाया था, बट आईआरआर का मैंने कोई ठोस क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कराया अभी तक। ठोस मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन अभी तक आईआरआर का आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया, लेकिन एनपीवी के बारे में आप लोगों ने एक कंप्लीट क्वेश्चन तो किया सर। एक प्रोजेक्ट किया था ना 800 करोड़ वाला, हेलो, 800 करोड़ नहीं, 400 लाख 400 लाख करके एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था ना, कि संभव था मणिपुर से नील। हाँ सर। ओके सर, तो एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा, आईआरआर के ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए, तो फिर जाके मैं आपको एनपीवी और आईआरआर का जो डिफरेंस है वो आपको समझने में भी सही रहेगा, और आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि चलो क्या हो रहा है। अच्छा, लास्ट वीक जो डेट में क्लास हुआ था वो डेट याद कर सकते हो क्या? जनवरी कब हुआ था? आई थिंक ये 17 वाला, सर। 17। यस, यहाँ पर मैंने आपको एनपीवी सॉल्व करा के दिखाया था, ये था, है ना, दिस वन। इस पे आप लोगों ने देखा था ये जो एनपीवी सॉल्व हुआ था 303 लाख का, ठीक है, और एनपीवी पॉजिटिव था तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट को चूज किया था। ये आईआरआर के ऊपर भी मैंने सॉल्व करवाया था, बट वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं था सर, ये जस्ट एक आईआरआर टेक्निक को बताने का एक तरीका था कि भाई हमें राइट हैंड साइड के साथ, जैसे 800 लाख के साथ इधर बोथ साइड को हम लोगों ने जस्ट इक्वल करके दिखाया था, और जो अमाउंट है रिटर्न है वो 38%, ये मैंने आपको बोल दिया था, ये मैंने आपको बोल दिया था सर, है ना, ये मैंने आपको गिवन कर दिया था कि 38% है, तो आप बताओ क्या होगा। लेकिन रियलिटी में जब आईआरआर पूछते हैं ना, जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पूछेगा, तब ये जो आपको यहाँ पर गिवन था, ये गिवन नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये सबसे टफ टेक्निक माना जाता है सर, सबसे क्रिटिकल टेक्निक माना जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जितना सारा टेक्निक है, एमआईआर, सॉरी, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, जितना सारा कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट टेक्निक है, उनमें से सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट माना जाता है। अब चलो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने का कोशिश करते हैं, हाँ। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो, हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर, हाँ, चलो तो सर हेडिंग करो, तो हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर। चलो आपको आईआरआर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। आईआरआर क्या प्रैक्टिस और करेंगे सर आगे आगे, लेकिन थोड़ा सा हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर थोड़ा कर लेते हैं। समझ गए सर, हम लोग इस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हाउ टू गेस आईआरआर, सर गेस क्यों बोला मैंने, बोला तो अब मैं इसको गेस क्यों बोला, मतलब मैंने ये वर्ड ऐसा क्यों यूज किया, हाउ टू गेस आईआरआर, क्योंकि लास्ट दिन मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाया था, याद करो एक बार, जस्ट एक बार याद करो, रिमेम्बर करो, मैंने आपको ये जो प्रोजेक्ट को सॉल्व किया था, हम लोग का प्रोजेक्ट आपको याद होगा कि मैंने 800 करोड़, सॉरी 800 लाख, ठीक है, 800 लाख हम लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, और मेरा फर्स्ट ईयर में रिटर्न आ रहा था 500 लाख, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर था, ये फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर में रिटर्न आ रहा था 400 लाख, एंड थर्ड ईयर में रिटर्न आ रहा था 600 लाख। नाउ हमें ये पूछा गया था कि ये जो पर्टिकुलर रिटर्न का खेल चल रहा है कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया 800 लाख, और एक चीज है सर, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो एक बार आप पैसा लगा दो ना, फिर वो इरिवर्सिबल बन जाता है, मतलब पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप उसको ना, मतलब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट एक बार हो जाए तो फिर उसको रिवर्स तो एकदम पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बड़ा अमाउंट खर्चा होता है। लेकिन अब आगे रिटर्न के बारे में सोचो, खर्चा करने के बाद खर्चा के बारे में नहीं, रिटर्न के बारे में सोचो, यही तो ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम है। ये जो बिजनेस मेंटेलिटी है ना, आप देखना सर कि कोई कोई
पर्टिकुलर कास्ट है हमारे देश में, कास्ट मतलब मैं स्टेट वाइज लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आप लोग जानते हो सर, जैसे कि गुजराती, मारवाड़ी, ये जो एक कम्युनिटी होता है सर। कास्ट मतलब मैं कास्ट के बारे में मतलब वो बात नहीं कर रहा हूँ सर। ये जो गुजराती कम्युनिटी है या मारवाड़ी कम्युनिटी है, ये लोग ना मतलब ये सब कैलकुलेशंस में बड़ा ही ऑन एन एवरेज बाकी कम्युनिटी से थोड़ा बेहतर है। क्यों? इसलिए बेहतर है बिकॉज इनको रिटर्न कैलकुलेशन करना, ठीक है, और प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बाद प्रोजेक्ट से रिटर्न का क्या आएगा ये सोचने में ये लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ना कि ये सोचते हैं कि मैंने पैसा लगा दिया अब क्या होगा। ठीक है, अब यही तो फर्क कर देता है एक बिजनेसमैन। तो फियरलेस जो होना चाहिए ना, एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर का जो रिस्क टेकिंग पावर होता है ना, यही तो मतलब डिफरेंस क्रिएट करता है ना। हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस कैसे बनाया जाए, बिजनेस ऐसे थोड़ी बनता है सर। हाँ, आप कभी सोचेंगे, आप लोग तो समझेंगे, सरकार बोलने से बिजनेस नहीं बन जाएगा, पैसा लगाने से भी बिजनेस नहीं होता है सर। ये एक कैरेक्टर है। मानो कि आज गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, आप सोचे कि इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया तो बिजनेस कर लेंगे। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देने से ही बिजनेस हो जाएगा, ये बात भी उतना जरूरी। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हाँ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। बट व्हाट अबाउट द नॉलेज, या फिर व्हाट अबाउट द कैरेक्टर? जैसे कि एक इंजीनियर का कैरेक्टर होना चाहिए तब जाके वो इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर का कैरेक्टर होना चाहिए तब जाके वो डॉक्टर बनता है, वैसा ही एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर होना चाहिए तब जाके बिजनेसमैन बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे बंगाली लोग नॉर्मली इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब चीज में काफी नाम किया है सर, नो डाउट, है ना, वेस्ट बंगाल का बात कर लो। लेकिन अगर बिजनेस फील्ड में भी, जैसे कि साउथ इंडियंस, अगर मैं बैंगलोर साइड का बात करूँ, वो लोग काफी सारा फील्ड में अपने आप को डेवलप किया है। अगर आप इंजीनियर का नाम लो तो भी हम लोग साउथ इंडिया जाते हैं, अगर हम लोग मेडिकल की बात करें तो भी हम लोग साउथ इंडिया जाते हैं, अगर हम लोग बिजनेस का भी बात कर रहे हैं आजकल, न्यू न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव बिजनेस, उसमें भी आजकल बैंगलोर सामने आ रहा है। ठीक है, तो मतलब साउथ इंडिया, चेन्नई या फिर हैदराबाद कंपेरेटिवली इंडिया के दूसरे पार्ट से डेवलप कर रहे हैं। तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, कि ये जो मन का डर है ना, ये एक मेंटेलिटी है। अब ये मेंटेलिटी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा सर, ये मेंटेलिटी सोसाइटल स्ट्रक्चर से चेंज हो सकता है, तभी जाके हम लोग बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सोचिएगा, मैं तो जस्ट आपको पढ़ाते पढ़ाते एक इंटरनल बात कर दे रहा हूँ, इंटरनल रिटर्न कैलकुलेशन के नाम पे, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सोच बहुत जरूरी होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब 800 लाख इन्वेस्ट तो हम लोगों ने कर दिया, 500, 400, 600 करके मेरा आ रहा है ईच एंड एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके, नो इश्यू विद दैट। बट सर, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया था कि सर रिटर्न इज 38%, लेकिन ये 38% आया कहां से? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि 38% मैंने बोल दिया? और इसको बोलना इतना मुश्किल क्यों है सर? आप ही बोलो ना कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना रिटर्न है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर, वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एंड दैट इज द रीजन मैंने ये लिखा, हाउ टू गेस IRR। नॉवोनिल, मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखाया, जस्ट मैं डिस्कस कर रहा था। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, ठीक है सर। तो लिखिए सर, स्टेप 1, कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर। ठीक है, कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर। ये जो IRR गेस कैसे करना है, ये जो 38% मैंने करवाया था, कैसे आया? तो उसी को गेस करने का तरीका सिखा रहा हूँ सर, थोड़ा लिखो पहले स्टेप वाइज, नहीं तो ना आसमान से टपकेंगे और खजूर पे लटक जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, आसमान से टपका और खजूर पे लटका, हाँ, जैसे हिंदी में ये मुहावरा है। तो कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सॉरी, एक सेकंड, ये रेड को हटाना चाहता हूँ, ये रहा। ठीक है, रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट? फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला मतलब सिंपल है, एक्सेस कैश फ्लो
डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक्सेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 इनटू 100। ओके, बताता हूं सर, आगे बता। स्टेप 3 लिखो सर एक बार। हाउएवर IRR means internal rate of return. IRR is the rate of return earned on the unrecovered investment balance. Unrecovered investment balance. So by a thumb rule, लिखे जरा, समझा दूंगा सर। थंब रूल मतलब एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रूल है जो फॉलो किया जाता है। बाय ए थंब रूल, IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न शुड बी 1.5 into return on initial investment। 1.5 इंटू, ये 1.5 कहां से आया सर? ये रूल है, 1.5 रूल है सर, ठीक है। 1.5 इंटू रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दिस इज द रूल्स, ठीक है। इसे आप समझे सर थोड़ा, ठीक है, ये रूल है। 1.5 इंटू रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दिस इज द रूल। अब ये 1.5 एक स्टैंडर्ड थंब रूल है, लेकिन रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे मिला हमें? तो रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्सेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करके मिला, ठीक है। डोंट वरी सर, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, अब और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, जरा वेट। डायरेक्ट करेगा একটু রাখতে देख लो सर, देख হয়ে গেছে। लो। Next and the very important step 4, look at the cash flow pattern। Look at the cash flow pattern, ठीक है। कैश फ्लो पैटर्न को जरा देखें। अब ये कैश फ्लो पैटर्न क्या बताता है सर? कैश फ्लो पैटर्न में हमें ये पता चलेगा, एक सेकेंड, कैश फ्लो पैटर्न में हमें क्या पता चलेगा बोलो तो? कैश फ्लो पैटर्न में हमें ये पता चलेगा कि हमारा रिटर्न मतलब मेरा इनफ्लो कैसे हो रहा है। जस्ट वेट, देखो, 3 तरह का रिटर्न हो सकता है सर, समझो सर। एक होता है फेवरेबल रिटर्न कॉन्सेप्ट, एक होता है अनफेवरेबल, और एक होता है मिक्स्ड। अच्छा, नॉर्मली एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा सर? मानो 3 साल का एक बिजनेस है, ईयर तो ईयर 1, 2 एंड 3, 3 इयर्स का एक बिजनेस है। उसमें जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अब वट एवर विद द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट आप स्टार्टिंग में, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपके पास आए, आप ये चाहोगे कि कम आए, आप ये चाहो। मतलब मानो कि आप 300 लाख फर्स्ट ईयर में रिटर्न ले, मतलब आपको आपके पास इनफ्लो हो रहा है, सेकेंड ईयर में मानो 200 आ रहा है, थर्ड ईयर में मानो 100 आ रहा है। समझा करो सर, आपको क्या पसंद है, पहले ज्यादा बाद में कम, या फिर पहले कम बाद में ज्यादा, या फिर मिक्स्ड?
सर मिक्स मिक्स तो थोड़ा सोच के जवाब दे। जवाब देने का कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है सर। नो हार्ड एंड फास्ट जल्दबाजी কনস্ট্যান্ট सर। গ্রোথ ই করবে, মানে বাড়তে থাকবে। एक बिजनेसमैन नॉर्मली क्या पसंद करेगा, पसंद क्या करेगा, मतलब क्या होने से उसको खुशी मिलेगा सर? তাহলে কম থেকে বেশি, हाँ, কম থেকে বেশি। कम थे के बेसी, ऐसा होता है क्या? हाँ, माना तुमने मार्केट में 800 करोड़ इन्वेस्ट किया, ठीक है, 800 लाख, 8 करोड़, और तुम चाहोगे कि तुम्हारा 1 करोड़ पहले आए, फिर 2 करोड़ आए, फिर 3 करोड़ आए, ऐसा चाहोगे सर? बैंक में लोन है, इंटरेस्ट है, हाँ, अब ऐसा चाहोगे क्या? चाहोगे क्या, होगा क्या, वो अलग बात। एक्चुअल में क्या होगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट आप चाहोगे क्या सर? डिफेंसिव आंसर नहीं चाहिए हमें, डिफेंसिव आंसर मत दो। मैं आपको रियलिटी नहीं बता रहा हूँ कि रियल में बिजनेस में शुरू में रिटर्न कम आता है, बाद में बढ़ ज्यादा आता है, इस तरह का फीलिंग मत लाओ सर। एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो कि आपने इन्वेस्ट किया, आप क्या चाहोगे कि जल्दी जल्दी आपका पैसा मार्केट से वापस आ जाए? हाँ या ना? कि नील, नवनील बोलो, है ना? হ্যাঁ স্যার, আমি তো চাইবো যত বেশি হয় তত ভালো যত প্রথম বেশি, থেকে। অবভিয়াসলি, শুধু তুমি কেন, সবাই তাই চাই, ঠিক আছে? কি আমি প্রথমে 300 লাখ নিয়ে নেবো, তারপর, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ 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 है ना? मतलब फेवरेबल, कोई नहीं चाहेगा ऐसा कि अनफेवरेबल हो या मिक्स्ड हो, बट सिचुएशन ऑलवेज आपके साथ होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बट मैं जस्ट ऐसे ही पूछा आपको कि आप क्या चाहोगे। ऑब्वियसली आप यही चाहोगे कि पहले मेरे पास जल्दी ज्यादा पैसा आ जाए, फिर धीरे धीरे बाकी पैसा आए, ठीक है, आए तो पूरा। तो बेसिकली अगर फेवरेबल कॉन्सेप्ट है तो ये मार्केट, मतलब आईआरआर का कॉन्सेप्ट में ये प्रैक्टिस होता है मैथमेटिकली, कि जो रिटर्न होगा दैट मस्ट बी स्टेप 3 में जो कैलकुलेशन होगा ना सर, स्टेप 3 से, मतलब रिटर्न आर जो एक्चुअल आर है वो स्टेप 3 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कैलकुलेशन करने के टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। रिटर्न अगर अगर अनफेवरेबल है तो रिटर्न जो है, मतलब रिकॉर्ड रिटर्न जो है आईआरआर, आर मतलब यहाँ पर एक्चुअली आईआरआर, वो स्टेप 3 से कम हो सकता है। और अगर मिक्स्ड है तो वो स्टेप 3 के आसपास या इक्वल हो सकता है। अब इसको समझने के लिए चलो एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग ये एग्जांपल करेंगे तो आई थिंक आपका जो मन में चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो स्टेप 4 स्टेप हम लोगों ने कवर कर दिया सर, ऑलरेडी कवर 4 स्टेप्स। मैं एक बार आपको स्टेप फिर से सुना देता हूँ। कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर, रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एक्सेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एंड स्टेप 3, however IRR is the rate of return earned on the unrecovered investment balance. Now what is the IRR? जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस, मेरे मार्केट में मेरा पैसा जो फंसा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बिजनेस जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पैसा फंस जाता है ना? तो अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस में मेरा रिटर्न कितना है, दैट इज द पॉइंट। सो बाय अ थंब रूल IRR शुड बी 1.5 इनटू रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंशियल थंब रूल है, ठीक है? एंड स्टेप 4, दैट इज लुक एट द कैश फ्लो पैटर्न, कि आप क्या बजट सोच रहे हो, कि क्या आपको पहले ज्यादा मिलेगा, फेवरेबल है तो आर स्टेप 3 से ज्यादा होगा, अगर अनफेवरेबल है तो आर स्टेप 3 से कम होगा, अगर मिक्स्ड है मतलब पहले 200 फिर 100 फिर 300 इस तरह का है तो आर इक्वल्स टू स्टेप 3 के आसपास होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसको ऐसे तो नहीं समझ पाओगे, इसको समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। चलो, इससे कहते हैं बिजनेस करने के पहले का होमवर्क। कंसिडर दी फॉलोइंग प्रोजेक्ट। सर बहुत बड़ा चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये कोई आम बात नहीं है सर, किसी प्रोजेक्ट के अंदर का रिटर्न को पहचान पाना, ठीक है? जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो, जो लोग बिजनेस करना चाहते हो स्पेशली, ठीक है, किसी और के, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर वो होते हैं जो दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाते हैं,
और जो खुद अपना बिजनेस करते हैं वो अपने बिजनेस के रिटर्न के बारे में सोचेगा। तो बिजनेस में आप खुद भी अपने बिजनेस के लिए भी सिमिलर पैटर्न जरूर सोच सकते हो सर। ठीक है, देखो सर, ऐसा सोचोगे, इस तरह से सोचोगे तो एग्जाम का भी जो पर्पस है ना वो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो कंसिडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट: 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ओके, नाउ फर्स्ट ईयर में मानो आपने 600 lakhs, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, सब करोड़ में ले लेते हैं, ऊपर में लिख दो रुपीज इन, ठीक है, 600। फर्स्ट ईयर में बड़ा बिजनेस है, फर्स्ट ईयर में 400 करोड़, सेकेंड ईयर में आएगा, सोच रहे हो आप, बजटेड, हाँ, कंसिडर कर रहे हो, बजटेड है। सेकेंड ईयर में आप फील कर रहे हो 300 करोड़ आएगा, थर्ड ईयर में आएगा 200 करोड़। ये आपकी फीलिंग्स पे चल रहा है, ठीक है, अब डिपेंड करता है, बिजनेस टू बिजनेस चेंज भी हो सकता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मार्केट में जो आपका लोन है, ठीक है, मार्केट में लोन जो है आपका, उसमें जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको पता है सर केसी क्या होता है? 600 টাকা ব্র্যাকেটে করলেন কেন? सर मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट पे दिखाएंगे ना। माइनस माइनस की बढ़ जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली माइनस, नेगेटिव है ना, जो पैसा तुम डाल देते हो वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव पैसा है कि नेगेटिव पैसा है? ये आया कि गया? 600 करोड़ आया कि गया? अरे বিজনেসে গেছে মানে আমার নিজের পার্সোনাল থেকে তো বেরিয়ে গেছে, ক্যাশটা নেগেটিভই থাকবে। एग्जैक्टली मेरे पॉकेट से चला गया ना, दैट्स वाई नेगेटिव। बिजनेस ने 600 करोड़ मार्केट में डाल दिया, अब ये जो 400 300 200 है ये तो रिटर्न आ रहा है, ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, दिस इज आउटफ्लो, और ये जो है ये सब इनफ्लो है। বুঝতে পারলি? হ্যাঁ। তাই আউটফ্লোটাকে নেগেটিভে দেখাচ্ছে। केसी इक्वल्स टू 16%, तो बैंक ने आपको जो लोन दिया, सिंपली सोचो कि उसका रिटर्न है 16%, मतलब बैंक को आपको इतना अमाउंट एनुअली भरना पड़ेगा। नाउ दे जस्ट आस्क यू कैलकुलेट आईआरआर, सिंपल सवाल है, कैलकुलेट आईआरआर एंड गिव योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं बोला, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इतना छोटा है तो फिर इतना दिमाग क्यों खा रहे हो सर? सर मैं दिमाग खाना नहीं चाहता, बट ये आईआरआर का कैलकुलेशन अभी आपका दिमाग खाने वाला है, तो रेडी रहो। अच्छा, लिख लिए क्या? लिख लिया ना सर? ये लिखे नहीं है चीज तो? হ্যাঁ স্যার। Okay. अब रेडी रहो सर। माथा खराब করার জন্য, क्यों? क्योंकि अब माथा खराब होने वाला है। आईआरआर इज गिवन बाय, सोल्यूशन चल रहा है सर, हाँ, आंसर आईआरआर इज गिवन बाय आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, मतलब आईआरआर को समझने के लिए ना हमें आउटफ्लो और इनफ्लो को एक इक्वल पैरामीटर में लाना पड़ेगा। ना क्वेश्चन इज दैट सर, ध्यान से सुनना, सर हमारा आउटफ्लो कितना हुआ है? आप ही लोग बताओ सर, आप लोग ही बता दो मुझे कि हमारा आउटफ्लो कितना हुआ है। 600 करोड़ है ना, और मेरा इनफ्लो 3 साल का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर 400 करोड़, सेकेंड ईयर 300 करोड़ और थर्ड ईयर 200 करोड़, ठीक है, और मेरा केसी है 16%, वो मुझे पता है।
लेकिन अब ये 400 300 200 ऐसे लिखने से नहीं होगा, आपको इसे रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला में डालना होगा। मतलब 400 सबको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। 400 करोड़ जो एक साल बाद होगा, उसमें 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर करो। 300 करोड़ इसको 1 प्लस आर से 1 प्लस आर का होल स्क्वायर करो, और 200 करोड़ जो आपको मिल रहा है इसे आप 1 प्लस आर का होल क्यूब करो। क्यों ऐसा किया हम लोगों ने, ये आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। सर ये जो 1 प्लस आर का खेल है ये कब तक चलेगा सर? अप टू एम तक चलेगा। पता नहीं सर कि बिजनेस कितना दिन चलेगा, उसमें कितना दिन तक कितना पैसा हमें मिलेगा। अप टू एन तक जा सकता है, मतलब 1 प्लस आर होल टू द पावर एन तक हम लोग जा सकते हैं। बट हमें यहाँ पर जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज बिकॉज वी नो कि हमारा प्रोजेक्ट 3 साल का है। तो जब 3 साल का है तो 3 में रुक जाएंगे। अगर 10 साल होता तो 10 साल तक करना पड़ता। ओके, इफ 10 ईयर्स का प्रोजेक्ट होता तो 10 ईयर्स तक चलते, 100 ईयर्स का प्रोजेक्ट होता तो 100 ईयर्स तक चलते। सर ठीक है, समझ गए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर अब मुझे इतना बता दो कि आर क्या होगा फिर। मतलब ये जो आर मैंने यहाँ पर लिखा, ये आर क्या होगा? मतलब कौन आर का वैल्यू क्या परसेंटेज लेने से दोनों साइड आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो हो जाएगा? जस्ट टेल मी सर। कैसे बोलोगे? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? বুঝতে পারছিস क्वेश्चनটা তোরা? এটা তো তাই এটা তো আগের দিনই বলছিলেন যে ওটা কিছু একটা ভ্যাল ধরে করে দেখতে। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि 600 करोड़ मेरा आउटफ्लो है। फर्स्ट ईयर मेरा 400 करोड़ आ रहा है, सेकंड ईयर मेरा 300 करोड़ आ रहा है, थर्ड ईयर मेरा 200 करोड़ आ रहा है। इट्स ओके, नो इशू विद दैट। बट व्हाट अबाउट आर? रिटर्न क्या है? रिटर्न का परसेंटेज क्या है? वो कैसे पता लगाएंगे? उसके बारे में तो क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं। तो गेस करना होगा, एंड दैट इज वाई मैंने आपको लिखाया स्टेप 1 कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर। सबसे पहले आप ये कंप्यूट करो कि एवरी ईयर कितना एक्सेस कैश फ्लो हो रहा है आपका। बोलो सर, 3 साल में आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से? कंप्यूट एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर कितना? हाउ टू गेस आईआरआर का जो तीनों 4 स्टेप मैंने आपको लिखाया, अब उसे अप्लाई करो सर। गेस करने का जो स्टेप्स है, हाउ टू गेस एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर। कैसे कैलकुलेट करोगे पर ईयर का एक्सेस कैश फ्लो? 400 300 200, सो 432 तीनों को मिला के कितना होता है? किरे कत है? স্যার 900। 900 है ना? अब 400 300 200 तीनों को मिला के होता है 900। अब 900 से तुमने इन्वेस्ट कितना किया था? 600 माइनस হবে 300 টাকা। 600। ठीक है, तो 900 से 600 चला जाएगा। अब 900 बाई 600 करके डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 3। 3 ना, पर ईयर कैश फ्लो चाहिए हमें। तो 900 माइनस 600, 900 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 100 पर ईयर, 100 करोड़ पर ईयर। ये हुआ ना सर एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर। ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 क्या करोगे? ये गेस चल रहा है सर। स्टेप 2 में क्या करोगे सर? क्या लिखा आपने? रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक्सेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। तो एक्सेस कैश फ्लो कितना है? 300। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? एक्सेस कैश फ्लो कितना है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है?
बोलो सर बोलो। सर एक्सेस तो 300 होगा। एक्सेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर करना है, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट into 100 into 100, so 100 divided by 600 into 100 कितना होगा? 100 divided by 600 into 100 एक्सेस, अच्छा मैंने लिखा गया था एक्सेस कैश फ्लो बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट into 100, सो इसको 100 करेंगे कि नहीं, पर ईयर नहीं है, चल 300 करो, सॉरी सॉरी सॉरी, पर ईयर नहीं, चल एक सेकेंड, ओनली एक्सेस कैश फ्लो ही रखो, इसको 300 रखो, 300 बाई 600 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा? 50% सर। सर 50 20 নাকি? কত হচ্ছে? 20%, 300 सर बाई 50 50 तो हाफ इंटू 100 50 हो रहा है 50, और अगर पर ईयर करके करते तो कितना होता? अगर पर ईयर करके करते तो कितना होता सर? 16.66 on a 16.67 per year. 16.67 हाँ excess सर। cash flow divided by initial investment into 100 excess cash flow per year, internal rate of return per year का चाहिए, 50% नहीं होगा सर, इसे एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर होगा सर, पर ईयर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एक्सेस कैश फ्लो करेंगे तो फिर स्टेप 1 में पर ईयर कैलकुलेट करने का जरूरत क्या था? तो 100 बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप 300 600 इंटू 100 কত আসছে? 100 बाई 600 इंटू 100 16.67 ये आएगा ना? हाँ सर चलो यही ठीक है, 16.67 ठीक है। अच्छा इतना हो गया, 16.67 तक हम लोग कर ली, लेकिन स्टेप 3 क्या है? IRR is the rate of return earned on the unrecovered investment balance. So by a thumb rule, IRR should be 1.5 into return on initial investment. तो जितना मेरा थर्ड पॉइंट में आया, अब स्टेप 3 में क्या करना है? 16.67 इंटू 1.5 करना है, $25 आ रहा है सर, 25% आ रहा है। हाँ बोल। 25.005 005 ठीक है 25, चलो ठीक है, नो इशू, 25 आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर क्या यही ये जो स्टेप 3 आया, मैं आपको बोला था ना आपका माथा खाऊंगा, अब देखो मैं नहीं खा रहा हूँ, आयरर कैलकुलेशन टेक्निक ही आपको थोड़ा सा माथा खाएगा आप लोगों का। ये जो 25% आया, ये 25% ही आ रहा है क्या? हो सकता है ये 25% आर हो सकता है, तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन है सर। अगर फेवरेबल है तो आर स्टेप 3 से ज्यादा होगा, अगर अनफेवरेबल है तो आर स्टेप 3 से कम होगा, अगर मिक्स्ड है तो आर इक्वल्स टू स्टेप 3 होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर इन दिस क्वेश्चन, हमारे इस क्वेश्चन में सिचुएशन फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है कि मिक्स्ड है? सर मिक्स्ड है। मिक्स्ड, ठीक से बोल। 400 करोड़ फर्स्ट आ रहा है, 300 करोड़ सेकंड आ रहा है, 200 करोड़ लास्ट आ रहा है। हाँ বেশি থেকে কম। हाँ तो बेसी থেকে कम इज फेवरेबल और मिक्स्ड? আনফেভারেবল। अनफेवरेबल सर, फेवरेबल ना,
फेवरेबल ना, तथा नील, आप लोगों को क्या लगता है, फेवरेबल कि अनफेवरेबल या मिक्स्ड? फेवरेबल सर। फेवरेबल, क्योंकि मुझे पहले ज्यादा मिल रहा है। वही तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि ज्यादा पैसा जल्दी आ जाए। तो 400 पहले आ रहा है, फिर 300 करोड़ आ रहा है, फिर 200 करोड़। सो इफ सिचुएशन इज फेवरेबल देन आर का वैल्यू स्टेप 3 से ज्यादा होना चाहिए। आर का वैल्यू स्टेप 3 से ज्यादा होना चाहिए, आर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, स्टेप 3 होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, फिर हमारे जो गेस करने का तरीका है, ये हाउ टू गेस है, ये जो गेस करने का तरीका है उसमें हम लोग स्टेप 3 तक तो पहुंच गए, 25 तक हम लोग आ गए सर। ना क्वेश्चन यही है कि क्या ये 25 से ज्यादा होगा आर, या 25 होगा कि 25 से कम होगा। बोलो। फेवरेबल में क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा माथा खाएंगे आप लोगों का, आप लोगों का दिमाग का थोड़ा दही बनेगा सर। आर स्टेप 3 से ज्यादा होगा क्योंकि फेवरेबल है। मिक्स्ड होता तो इक्वल के आस, मतलब वही 25 के आसपास होता, और अगर अनफेवरेबल होता तो स्टेप 3 से कम होता। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो आर का वैल्यू 25 से ज्यादा होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कितना ज्यादा। सर बात समझ रहे हो, इतना तो क्लियर हो गया सर। हाउ टू गेस में हम लोग, हमें बस ये चीज पता चल जाता है कि 25 तक हम लोग पहुंच गए, कि अब ये तो इतना क्लियर हो गया कि 25 से तो ज्यादा होगा, बट कितना ज्यादा, 30, 40, 27, 28, 29, 35, 33। पर आठ যত তার ডবল হবে, हाँ আট যত হয়েছে তার ডবল হবে। सर, इसका कोई रूल नहीं है, ये आपको गेस करना होगा। यहां तक आप आ गए, चलो ठीक है, इसका एक रूल है, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अब अगर आप सिंगल गेस में 25 से ऊपर जाना, इतना तो क्लियर हुआ ना सर कि हमें 25 से ज्यादा जाना है, आर मस्ट बी ग्रेटर देन स्टेप 3। दैट मीन्स 25 से तो ज्यादा होगा, बट कितना ज्यादा, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, कितना, ये हमें किसी को नहीं पता सर। अगर आप सिंगल गेस में सही निकाल देते हो तो आप विनर बन गए सर। इसे ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। अगर मानो कि 2 बार गेस किए फिर भी नहीं हुआ, अब कोई बोलेगा सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन क्यों करे, मैं तो बोलूंगा ना, करना ही नहीं चाहिए। एग्जाम में अगर समझ में नहीं आता है तो करना ही नहीं चाहिए, बट देयर इज अ वे आउट सर, देयर इज अ वे आउट। तो मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ। देखो सर, अगर हम सिंगल गेस में समझ जाएंगे कि ये कितना होना चाहिए, तो फिर ये कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है। कैलकुलेशन में कुछ नहीं है कि अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर लिए कि इसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, लेकिन अगर मानो कि आप जो भी वैल्यू ले रहे हो वो 600 को इक्वल नहीं कर रहा है, तो फिर 2 बार करने के बाद, ठीक है, एक आगे का वैल्यू लो, एक नीचे का वैल्यू लो, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप उसमें एक्स्ट्रापोलेशन या इंटरपोलेशन का स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रापोलेशन या इंटरपोलेशन कर सकते हो, मैं बताता স্যার हूँ। हाँ बोलो सर। স্যার 26-তেই হয়ে যাবে স্যার? 26 হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার, 606.4 আসছে, তো 25-এর 1%, থেকে। 606.4। হ্যাঁ। तो हम लोग 6, मतलब बेसिकली हम लोग 1% तक ले सकते हैं सर। तो 600 का 1% कितना होता है, 6 টাকা। 6 টাকা। तो 606.4, दैट मीन्स 0.4 ज्यादा हो रहा है, 1% तक वैलिड है सर। তাহলে তো স্যার 25-এর পরে পয়েন্ট বসিয়ে দেখতে হবে, 26 हाँ, পুরো যাওয়া যাবে না।
देखो सर, एक और रूल बता रहे हैं, अगर 26 लेने से ज्यादा हो रहा है ना, मतलब 26 लेने से अगर 606 से ज्यादा हो रहा है, तो आप और थोड़ा बढ़ाओगे तो और थोड़ा कम आएगा। परसेंटेज थोड़ा ज्यादा करने से 26 पॉइंट समथिंग या 27 तक जाने से आपका वैल्यू नीचे आएगा। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो ठीक है, तौथा ने एक अच्छा गेस किया सर, तौथा ने गेस किया 26। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से गेस कर सकते हो, गेस करने में कोई किसी को रोकता नहीं है। एग्जाम में अगर आपका गेस सही हो जाए तो आपका जवाब 2 सेकंड में हो सकता है। ठीक है, तो जैसे चौथा ने गेस किया, मैं जस्ट चौथा का गेस बता रहा हूँ, 26 चौथा ने सोचा, 25 से ज्यादा, और चौथा का आंसर आया 606.4। लेकिन 606 के अंदर होना चाहिए आंसर। मतलब नॉर्मल रूल कहता है कि 600 से 1% अप एंड 1% डाउन, मतलब नीचे की तरफ 6 मतलब 1% डाउन, और अप में 1% अप, इसके अंदर ही आपका जवाब होना चाहिए। तो आपका जवाब सही है। ठीक है, तो 606.4 थोड़ा सा ज्यादा है। अब सोचो क्या होगा। लेकिन हम आपको थोड़ा सिंपल कुछ तरीका बताते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। देखो, मैं यहाँ पर गेस चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट मैं यही मान रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो क्या करना चाहिए। लेट आर इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना सर बात को, लेट आर इक्वल्स टू 28%। जस्ट मैंने रैंडम पिक किया, ठीक है। मुझे लगा कि 25 से ज्यादा होगा, पर बहुत ज्यादा जाने का कोई मतलब नहीं है, एक निकाल के देख लेते हैं। लेट आर इक्वल्स टू 28%, तो फिर आर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 1.28। कहां से लाया 1.28? 28 डिवाइडेड बाई 100 करके, +1, 28 डिवाइडेड बाई 100 +1, 1.28 आएगा। इसका मतलब इतना है कि 1 टका डालने से 1 टका 28 पैसा आता है एक साल में। सेकेंड ईयर में आपका रिटर्न है 300, इसे हम 1.28 होल स्क्वायर कर देंगे, और थर्ड ईयर में हमारा अमाउंट है 200, इसे हम 1.28 होल टू द पावर क्यूब कर देंगे। 3 साल पूछा था, 3 साल कर दिया। अब बस इतना देखना है कि 400 का कितना वैल्यू आता है एक साल पहले। समझ रहे कि नहीं समझ रहे सर? 1.28 कैसे आया? 28 डिवाइडेड बाई 100 करो, 0.28 +1 करो, 1.28, इसे डिवाइड कर दो, डिवाइड करके एक इक्वल लगाओ, जो वैल्यू आएगा इसको 400 के साथ इंटू कर दो। 312 टका 50 पैसा। टेक्निक देखो सर क्या किया मैंने। मैं आपको बस ये टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी से सिखा जाता है। आप लोग एक बार जरूर मेरे से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लास लेके, या आप लोग बैकअप से भी देख सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। 300 मतलब किस तरह से टीबीएम सॉल्व होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक पे ये सब सिखाया जाता है। तो 1.28 कुछ नहीं किया मैंने, मुझे पता है कि 28% का वैल्यूएशन रिटर्न है, मैंने मान लिया, ये मैंने अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। तो 28 डिवाइडेड बाई मैंने 100 किया, जो मेरे को आप मिला मैं उसको +1 कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपी इन्वेस्ट करने से 1.28 पैसा आता है, और मैंने बस 28% में उसको डिस्काउंट कर दिया। क्यों? क्योंकि डिवाइड किया ना, तो उसमें एक साल का मैंने फैक्टर निकाल लिया, इसको बोलते हैं फैक्टर, और इसको इंटू कर दिया 300 के साथ। ठीक है, अब मुझे मिल गया था 312। अब सेकंड जो है सर, ये थोड़ा सा गलत आ गया, पता नहीं कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो जाते हैं कभी कभी। 1.28 अब डिवाइड करके 2 बार इक्वल लगाओ, 2 इक्वल करके इंटू कर दो 300, क्योंकि 300 जो है ना सेकेंड ईयर में जो आ रहा है वो 2 साल के बाद आ रहा है। ठीक है, तो उसमें आपका वैल्यू होगा 183.1, 183.12, सॉरी 11। आपके पास जो भी कॉमर्शियल कैलकुलेटर है ना उसमें बहुत इजीली आ जाएगा सर।
मेरा ये कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर कभी कभी गड़बड़ करता है, बट आप लोगों का कमर्शियल कैलकुलेटर गड़बड़ नहीं करेगा। कैशियो का जो होता है या और पैट या सिटीजन जो भी आप यूज करते हो। अब थर्ड जो है मैं फिर से कर रहा हूँ 1.28 डिवाइड डिवाइड। अब 3 बार इक्वल लगा, 1 2 3, ये फैक्टर निकल गया मेरा, इसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। इसे इंटू कर देंगे 200 के साथ 95.37। सर ये तीनों को टोटल करके मुझे बताओ कितना आया। স্যার 27 দিয়ে করলে কাছাকাছি যাচ্ছে। কত? 27% করলে 598.58 বেরোচ্ছে। ओके वेरी गुड सर, लेकिन अब जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ आप करो सर। जरूरी नहीं कि ऑलवेज आप 27 करोगे तो आपको मिल जाएगा, नॉट नेसेसरी। क्योंकि रिटर्न कहाँ छुपा होता है आपको नहीं पता। आप यही मान के चलो कि आप गेस नहीं कर पाए। 27 आपसे हो गया ना, 598 वेरी गुड, उसको साइड रखो। अब मेरा मैं जिस तरह से कर रहा हूँ 28 लेके आप मेरे साथ साथ करो। क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है, कभी भी क्यों, बहुत बार ऐसा होगा। 90% केस में ऐसा होगा कि आपका केस गलत होगा। तब क्या करोगे वही सीखना पड़ेगा सर। प्लीज टेल मी कि कितना आ रहा है सर टोटल करके। और 590.98। 590.98। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्या ये राइट हैंड साइड जो 600 है, ये जो मेरा 600 के साथ मैच कर रहा है क्या? नहीं। क्या 600 के 1% के अंदर आता है ये? मतलब 594 तक अलाउ था। 594 तक भी होता तो मैं ले सकता था, लेकिन ये तो 590.98 आया। तो 28% नहीं होगा सर रिटर्न मेरा। तो अगर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चलो मैं इसको इस तरह से देखता हूं। चलो 28 से नहीं हुआ। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना सर। मैं आपको बोला था ना, आपका दिमाग खाने वाला कॉन्सेप्ट है ये आईआरआर। हर स्टूडेंट का होता है। जिसको भी पूछो आईआरआर का दिमाग, वो आईआरआर ऑलवेज आपको माथा खाएगा। ट्रायल एरर कॉन्सेप्ट है, ट्रायल एंड एरर कॉन्सेप्ट। अच्छा नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि सर 28% में मेरा 590 आया। आपको क्या लगता है 28 से ज्यादा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर 28 से 30% की तरफ बढ़ जाएंगे तो ये 590 से क्या होगा, 590 और कम हो जाएगा। কমে हमें क्या যাবে। करना है, हमें 590 के ऊपर जाना है, 600 की तरफ बढ़ना है। तो क्या करने से सही रहेगा बोलो तो? 28 के नीचे जाना है सर, 28 के नीचे जाना है। अगर 28 से नीचे जाएंगे तो ये 590 से ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मैं 28 से 30 की तरफ बढ़ जाऊं तो ये 590 से और नीचे चला जाएगा। करके देखो, पता लग जाएगा। हमें नीचे नहीं 590 के ऊपर चढ़ना है, मतलब 600 की तरफ बढ़ना है। तो अगर मुझे 600 की तरफ जाना है तो मेरे को ये वैल्यूएशन 28 से और थोड़ा नीचे खींचना है। सो लेट आर इक्वल्स टू 27%। रैंडम पिक किया अगेन, ठीक है। मुझे नहीं पता 27 में होगा कि नहीं, लेकिन ऑलरेडी संपद ने कैलकुलेट करके रखा। सो अगेन आर एच एस इक्वल्स टू 400 बाई 1.27 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 1.27 होल स्क्वायर प्लस 200 डिवाइडेड बाई 1.27 होल क्यूब। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। काम कुछ है नहीं, एक ही काम बार बार करो। 1.27 डिवाइडेड, एक बार इक्वल दो, इंटू 400 कर दो, 314, 315 कर देते हैं इसको। सेकेंड वन 1.27 डिवाइडेड बाय, डिवाइड डिवाइड दो बार करो, इक्वल 1 2, दो बार इक्वल दो, जो आएगा फैक्टर के साथ 300 इंटू कर दो 186। और ये जो आया, अब क्या करना है 1.27 डिवाइड डिवाइड 1 2 3 इंटू करेंगे 200 सर 97.64, 98 হয়ে যাবে। 97.64। टोटल करने से कितना हो रहा है सर?
598 598.6 आएगा क्या? बोलो ना सर। क्या আসছে আমার টোটালটা? 599 599.6 99 হয়ে গেল। 315 ধরে নিয়েছিলাম বলে। 314 315 হলে 599 হচ্ছে। 314 इसको 314 ही कर दो सर। 314 186 97.64 सर 598.64 598.64 ओके ठीक है। अच्छा 598.64 मेरे अप्रोक्सीमेट इक्वल्स में आ रहा है सर, मतलब 600 के साथ ये मैच हो रहा है। अगर मानो कि मैं पहले ही 27% करता और मेरा आंसर सही माना जाता, ठीक है, इट्स ओके। बट अगर मुझे एग्जैक्टली रिटर्न चाहिए, मुझे एग्जैक्ट रिटर्न चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले मैंने 28 किया, फिर मैंने 27 किया और मुझे एग्जैक्ट मैच नहीं मिला। अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू मिला बट एग्जैक्ट मैच मुझे नहीं मिला। तो अगर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना सर। मतलब 27% में ठीक है, इट्स ओके। 27% में मेरा हो गया, कैलकुलेशन हो गया, तो फिर आईआरआर क्या हुआ? आईआरआर इज 27%, दिस इज द आंसर। आईआरआर इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 27%। काम खत्म, पैसा हजम। आईआरआर इतना इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। बट मुश्किल तो वही है सर, हाउ टू गेस। अब आप लोग अभी सोच रहे हो ये जो मैंने हाउ टू गेस अगर आपको पहले नहीं करा था, आपको कैसे पता होता कि 25% से ज्यादा होता कि कम होता? आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ये जो 25 तक हम लोग पहुंचे ये भी बहुत वाइटल पॉइंट था, लेकिन 25 से नीचे जाए कि ऊपर जाए? ऊपर जाए तो कितना ऊपर, नीचे जाए तो कितना नीचे? डोंट अंडरस्टैंड ना सर, हम लोग इतना इजीली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो ये आयरन का थोड़ा झमेला है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। झमेला तो है, प्रॉब्लम तो है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता है। मजा तो आना चाहिए, मुझे तो बहुत ही मजा आता है। लेकिन अब मानो कि कोई स्टूडेंट एग्जाम सिचुएशंस में थोड़ा और मुश्किल हालत में पड़ गया। कैसा मुश्किल हालत? जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टेप 3 था 25%। अब हमारा फेवरेबल कंडीशन था, कंडीशन हमारा फेवरेबल था, ये तो हम सबको पता है। और द बिग क्वेश्चन इज 25 से ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो 20 मतलब आर मस्ट बी, आर ग्रेटर देन स्टेप 3 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन स्टेप 3 बोला है, 25 से 26 है कि 27 है पता नहीं। तो मानो कोई स्टूडेंट ऐसा किया, एक बार 28% कर लिया था जैसे कि हम लोगों ने पहले किया, और सेकेंड बार जो है वो 30% कर लिया। मान के चलते हैं, नोट सिचुएशन था, सिचुएशन हो ही सकता है कि एक बार आपने 28 कर लिया था आसपास में और एक 30% कर लिया, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि दोनों केस में आप गेस नहीं कर पाए, मतलब आईआरआर कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो सपोज, ये नोट है, हाँ, सपोज आवर फर्स्ट केस वाज 30%। अगर पहला केस 30% होता तो आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस कैसे होता? बोलो, अगर ये 30% होता तो कैसे होता? मतलब ऐसा होता ना, 400 बाई 1.30 मतलब 0.3 ना, 0.3 प्लस 300 बाई 1.3 होल स्क्वायर प्लस 200 बाई 1.3 होल क्यूब। अब इसे फटाफट कैलकुलेट करो। 1.3 डिवाइड डिवाइड, एक बार फैक्टर निकालो, इंटू 400, 307.6, 307.6। सेकेंड वाला बोलो, सेकेंड वाला बोलो, 1.3 1.3 डिवाइड डिवाइड, एक बार फैक्टर, सेकेंड फैक्टर, इंटू 300, 177.5।
थर्ड वाला क्या होगा 1.3 डिवाइड एक बार फैक्टर, सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, मतलब थर्ड डिस्काउंट फैक्टर लेना है हमें, इसको इंटू कर देंगे किसके साथ, 200 के साथ, तो मेरा आ रहा है 91.03, 91.03 टोटल करना सर, टोटल करके कितना आएगा रे तथा कत आसছে संपत बोल, नील नवनील बोलो कितना आ रहा है सर 576.13 576.13 ओके नाउ क्वेश्चन एक्टिन, चलो ठीक है 6503 या 24 আসছে রে एक्टिन আসছে কি 24 আসছে एक्टिन আসছে তো ঠিক আছে एक्टिन বা 24 ডাজন্ট ম্যাটার अच्छा अच्छा ये फर्स्ट गेस था, मानो कि हमारा फर्स्ट गेस 30% था, अब 30% में 576 है, सो वी टूक अ नेक्स्ट गेस, ट्वेंटी 28% मानो, ठीक है, और हमें पता है 28% में क्या आया है, RHS इक्वल्स टू LHS 590 पॉइंट कितना आया था 590.97 है ना, तो सेकंड गेस 28% लिया, दो बार भी हम लोगों ने कवर नहीं कर पाया, मतलब हमने दो गेस लिया, एक 30% 25% से ऊपर लेना था, एक बार 30 लिया नहीं हुआ, एक बार 28 लिया दोनों नहीं हुआ, तो अब फिर से ट्राई करें क्या, अब और ट्राई करने का जरूरत नहीं है, अब एक उपाय है सर, जिस उपाय से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसे कहते हैं लीनियर एक्सट्रापोलेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि आपने दो बार गेस किया पर हुआ नहीं सर, 2 टाइम गेस नहीं हुआ, तो बेसिकली बैड लक बोलेंगे, है ना, अब कितना ट्राई करते रहेंगे, both the RHS values do not fall within 1% of left hand side, that is 600 of 1%, मतलब 1% of 600, ठीक है, 600 into 1% इक्वल्स टू 6, ठीक है, 6 अमाउंट में माइनस प्लस हो सकता है 600 से, सो वी विल यूज लीनियर एक्सट्रापोलेशन, हम लोग क्या यूज करेंगे सर, लीनियर एक्सट्रापोलेशन यूज करेंगे, यूज लीनियर एक्सट्रापोलेशन, ठीक है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में एक्सट्रापोलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1, now how to do this बताता हूं, थर्टी परसेंट जब हम लोगों ने लिया तो हमारा वैल्यूएशन आया 576.13, तो 30% के लिए आया 576.13, 28% में हम लोगों ने जब लिया तो हमारा वैल्यूएशन आया 590.97, तो फिर आर कैलकुलेशन कैसे होगा, आर होना चाहिए 600, ओके, आर होना चाहिए 600, इसको कैसे फॉर्मूला में डालेंगे, r minus 28, r minus 28 divided by 30 minus 28, पॉइंट टू बी नोटेड सर, एक्सट्रापोलेशन इस तरह से होना चाहिए, r minus 28, ठीक है,
और 30 माइनस 28, मतलब कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इससे इसको माइनस करेंगे और इससे इसको माइनस करेंगे, जो भी वैल्यूएशन है कर दो। r माइनस 28 बाई डिवाइडेड बाई 30 माइनस 28, जिसको अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या होगा, r का वैल्यू कितना है 600 माइनस 28% का वैल्यू कितना है, 28% का वैल्यू कितना है, करो 590.97 डिवाइडेड बाई 30% का वैल्यू कितना है 576.13 माइनस 590.97, करके बोलो सर कितना आया, सॉल्व करो सर यहां से, ये इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन सॉल्व करो सर, r माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, इसको माइनस करो 600 माइनस 590.97, आई थिंक 9.03 कुछ आएगा, हाँ सर, और नीचे का पॉइंट आएगा कुछ 14 पॉइंट कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है सर 576.13 माइनस 576.13 माइनस 590.97, 14.84, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, मुझे बताओ कितना आ रहा है r इंटू 14.84 माइनस 28 इंटू 14.84, और इधर 2 इंटू 9.03 करने के बाद आप मुझे बस इतना बताओ r कितना आ रहा है। मतलब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ से r को हम लोग अलग करेंगे, r अगर इक्वल कर देंगे तो r अगर इधर रहेगा तो 28 इधर आ जाएगा, तो 28 माइनस फॉर्म में है, अगर इक्वल के इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 इधर डिवाइड में है, इस पर आएगा तो इसके साथ इंटू हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, आप लोग अपने अपने हिसाब से सॉल्व करके बता दो मुझे। r इक्वल्स टू 28 माइनस 2 इंटू 9.03 डिवाइडेड बाई 14.84, अब इस तरह से भी आप बोल सकते हो। सो 28 तो समझ में आ ही रहा है, 2 इंटू 9.03 कितना होता है, 2 इंटू 9.03, 18.06 डिवाइडेड बाई 14.84, 1.21, जितना भी है इसको माइनस कर देते हैं 28 से, 27.7, 26.7, 26.7 और 26.8, ये हो जाएगा आपका मतलब अप्रोक्स या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ RHS, राइट हैंड साइड। ये तब कर सकते हो जब आपका गेस 1% के अंदर नहीं आएगा, तब हमें एक्सट्रापोलेशन करना है। বোঝা গেল ব্যাপারটা? নবনীল, নীল, बोलो सर, সম্পদ তথা, হ্যাঁ স্যার। ব্যাপারটা বোঝা গেছে? So this is how you can calculate IRR. अच्छा, now the conclusion point. प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है? IRR ग्रेटर देन केसी है कि IRR लेस देन केसी है? केसी कितना था क्वेश्चन में? अरे केसी कितना था 16.5%, और IRR कितना आ गया 26.7,
So IRR is greater than KC. So if IRR greater than KC, project is viable or accepted. বুঝা গেল? তথা ব্যাপারটা বোঝা গেছে কিনা? बोलो सर, बोलो। क्या आप लोगों के माथा पे आयरन गया सर? ये जो आयरन का माथा है, ये दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करनी? স্যার বলছি বল। আপনি যে ভ্যালু দুটো নিলেন, যেমন আপনার 30% নিলেন আর আপনার 28% নিলেন, হুম। তো এই ভ্যালু দুটো মানে এখানে যদি স্যার 28%-এর জায়গায় 26% থাকতো তাহলে কি হতো, না এটা এরকমই ভ্যালু থাকতে হবে, সেইটা জিজ্ঞেস করছি। ना ना, नॉट नेसेसरी। 28 की जगह 26 भी होता तो भी तुम लोग कर सकते हो। इसमें एक चीज है, मैं दूसरे क्वेश्चंस में आएगा तो आपको कराऊंगा। उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं इंटरपोलेशन। जैसे हम लोगों ने आपको अभी क्या कराया, एक्स्ट्रापोलेशन कराया। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, एक नोट लिख लो यहाँ पर साइड में। इफ टू गेस, इफ आउट ऑफ टू गेस, ऐसे लिखो। इफ आउट ऑफ टू गेस, हम लोगों ने 2 गेस किया। इफ आउट ऑफ 2 गेस, one is above 600 and another is below 600, then we will use इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन भी सेम कॉन्सेप्ट में ही होता है जैसे कि स्टैटिस्टिकली एक्सट्रापोलेशन हो रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ऐसा आएगा सर, तो मैं आपको इंटरपोलेशन भी करके दिखा दूंगा, बट ये नोट लिख के रखो फिलहाल। इफ आउट ऑफ 2 गेस वन इज अबव 600, अगर मानो एक गेस 600 के ऊपर चला जा रहा है, दूसरा गेस 600 के नीचे का वैल्यू दे रहा है, तो हम लोग उसमें इंटरपोलेशन करते हैं। लेकिन इन दिस हमारे क्वेश्चन में दोनों वैल्यू 600 के नीचे का ही था, इसलिए हम लोगों ने एक्स्ट्रापोलेशन किया। जब दोनों इस पार उस पार हो जाएगा तो एक्स्ट्रापोलेशन, और अगर सॉरी तब इंटरपोलेशन, तो दोनों अगर सेम साइड में होता है केस तो फिर इन दैट केस इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन करना चाहिए, ठीक है। अब एक्स्ट्रापोलेशन तो हम आपको दिखाया, अब इंटरपोलेशन कैसे होगा आगे क्वेश्चंस आएगा तो वो हम लोग डील कर लेंगे सर। पता बुझते वाली ব্যাপারটা? तब 28 30 नॉट नेसेसरी ऑलवेज इन सेम केस होगा, आप लोग करके देखना, ठीक है। अलग अलग वैल्यू लेके एक बार ट्राई करना क्या आ रहा है, आप लोग मतलब करके समझ सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ घर पे ट्राई करने के लिए। कंसिडर प्रोजेक्ट 0 1 2 3 900 लाख 900 करोड़, सब करोड़ ही मान के चलो, 900 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, 500 करोड़ फर्स्ट ईयर में, 700 करोड़ सेकेंड ईयर में एंड 600 करोड़ थर्ड ईयर में। KC equals to 40%, compute IRR and give your advice, ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी इसमें साथ में नोट करो, if question in exam situation, if question is silent about IRR,
सेम क्वेश्चंस पे आपको आईआरआर भी दे सकता है, सिमिलर पैटर्न में हो सकता है, सिमिलर क्वेश्चंस में आपको आईआरआर भी पूछ सकता है, एनपीवी भी पूछ सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट आईआरआर देन कैलकुलेट एनपीवी। मतलब आप आईआरआर के झमेले में मत पड़ना, आप डायरेक्टली एनपीवी कैलकुलेट कर देना, क्योंकि एनपीवी में कोई ट्रायल एरर कॉन्सेप्ट नहीं है ना। देयर इज नो ट्रायल एरर कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ एनपीवी। और एक एग्जांपल लिखो, ट्राई करना घर पे, आप लोग देखना अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होगा तो आपको समझ में आएगा कि किस केस में क्या हो रहा है। कंसिडर प्रोजेक्ट जीरो 1 2 3 4 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, 100 करोड़ फर्स्ट ईयर में, 200 करोड़ सेकेंड ईयर में, 300 करोड़ थर्ड ईयर में, 400 करोड़ फोर्थ ईयर में। ठीक है, compute IRR and decide whether project should be accepted or not if KC equals to 18%. If question is silent, then in exam situation always do IRR, sorry NPV, don't do IRR. But if question is specific about IRR, then you have to calculate IRR. Okay. স্যার কোশ্চেন নাম্বার 1 এর যে ইফ দিয়ে যেটা এক্ষুনি লিখলেন না এই উপরে, এই কোশ্চেনটার উপরে। না স্যার পরে এই উপরটা, ওটা স্যার মানেটা কি, মানে ওটা কি করতে হবে এটা একবার বুঝিয়ে দিন। মানে যদি কোশ্চেন সাইলেন্ট থাকে, মানে কোশ্চেনে যদি বলা না থাকে কি আইআরআর করতে হবে না এনপিভি করতে হবে, এরকম কিছু বলা নেই, জাস্ট জিজ্ঞেস করেছে ক্যালকুলেট করে বলো কি প্রজেক্টটা নেব কি নেব না। ঠিক আছে, whether project should be accepted or not, just এইটুকু জিজ্ঞেস করেছে। আচ্ছা এটা না, এটা না, এই যে স্যার উপরে যেটা সবুজটা দিয়ে লিখেছেন ওই যে ইফ সাইলেন্ট অ্যাবাউট আইআরআর দেন ডু এনপিভি। বুঝতে পারলি না কথাটা, নাকি লেখাটা বুঝতে পারলি? মানে স্যার যদি আইআরআর না থাকে তো সেটা ক্ষেত্রে এনপিভি দিয়ে বের করতে হবে কিছু একটা বলছেন। হ্যাঁ, মানে বলতে চাইছি কি যদি আইআরআর, যদি কোশ্চেনে স্পেসিফিক্যালি না বলে কি আইআরআর করতে হবে না এনপিভি করতে হবে, কিছু বলেনি, ধর বলেইনি আইআরআর করতে হবে বলে, জাস্ট বলেছে কি প্রজেক্টটা নেব কি নেব না, তাহলে আইআরআর ক্যালকুলেট করার দরকার নেই ইন এক্সাম সিচুয়েশনস। তাহলে তার শুধু এনবিবি দিয়ে आंसरটা বেরিয়ে যাবে प्रोजेक्टটা নিবি কি নিবি না। बिकॉज बात समझो सर, ये सभी एक एक टेक्निक है ना, ईच एंड एवरी टेक्निक अल्टीमेटली, सब टेक्निक अलग है, हर तरह का कैपिटल बजटिंग टेक्निक अलग है, बट सबका राय प्रोजेक्ट के बारे में होता है कि प्रोजेक्ट को लेना है कि नहीं लेना है। सो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, नॉर्मली क्वेश्चन का पैटर्न इन एवरी केस सेम रहेगा, लास्ट में बोल देगा कि पेबैक पीरियड निकालो, एआरआर निकालो, एनपीवी निकालो, ईआई निकालो, आईआरआर निकालो, एमआईआरआर निकालो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालो। क्वेश्चन देखने में सेम होता है बट टेक्निक अलग होता है। जैसे पीआई का टेक्निक अलग होगा, एनपीवी का टेक्निक अलग होगा। हाँ, एनपीवी पीआई में सिमिलरिटीज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फिर भी अलग है। आईआरआर का टेक्निक अलग है, टेक्निक अलग होता है। सो अगर क्वेश्चन इज साइलेंट देन यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन हाँ जो ज्यादा लॉजिकल है वो यूज करो। तो सबसे लॉजिकल कॉन्सेप्ट एनपीवी होता है, जब कुछ नहीं बोला ऑलवेज टू एनपीवी, और अगर स्पेसिफिकली बोल दिया कि पेबैक पीरियड नॉर्मल तो पेबैक पीरियड नॉर्मल। अभी तक हम लोगों ने क्लास में डिस्कस नहीं किया बट आगे आगे करेंगे सर। स्पेसिफिकली बोला एआरआर तो एआरआर करो, स्पेसिफिकली बोला पीआई तो पीआई करो, बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द मेथड देन ऑलवेज डू एनपीवी। और स्पेशली जब आईआरआर और एनपीवी के बीच में चूज करना हो देन ऑलवेज चूज एनपीवी। इसीलिए एनपीवी चूज करने बोला जाता है बिकॉज कैलकुलेशन टेक्निक बड़ा इजी है सर।
मतलब कंपैरेटिवली आईआरआर से तो इजी है, क्योंकि आईआरआर इज अ गेसिंग मेथड। आईआरआर इज ऑलवेज गेसिंग मेथड, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। आईआरआर कैलकुलेट करने का और कोई सब्स्टिट्यूट तरीका नहीं है, इसको गेस ही करना पड़ता है। और गेस करके अगर लक अच्छा हो तो ठीक है, अगर लक खराब हो तो फिर एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन का झमेला। বোঝা গেল কথাটা? হ্যাঁ স্যার। নবনীল তথা নীল, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো কি বলতে চাইছি? হ্যাঁ স্যার। दो क्वेश्चन ट्राई करना और एक क्वेश्चन भी लिख लो। স্যার প্রজেক্ট তো সবসময় এরকম 2-3 বছরের নাও হতে পারে, বেশিও তো থাকতে পারে কখনো। হ্যাঁ 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 অবভিয়াসলি, এই তো 4 বছর দিয়েছি, 10 বছরও হতে পারে। চাই 2 বছরের হোক, 4 বছরের হোক, 5 বছরের হোক, 10 বছরের হোক, প্যাটার্ন থোড়ি বদলে যাবে। আরে মেথোডোলজি কি থোড়ি বদলে যাবে। না সেটার কথা বলছি না স্যার, বলছি যে যদি মানে লং বেশি হয়, ইন দ্যাট কেস তো স্যার তাহলে ক্যালকুলেশনও বড় হবে। তো স্যার এইগুলো রিয়েল লাইফে কি অ্যাপ্লাই করতে পারা যায় অত বড় অ্যামাউন্টের উপরে? কেন কারণ তো করা স্যার যায় না? ক্যালকুলেট করা যাবে। হ্যাঁ, নাহলে পড়াচ্ছে কেন? তাহলে ইনস্টিটিউট করাচ্ছে কেন? অবভিয়াসলি রিয়েল লাইফ ইউটিলাইজেশন হয়, নাহলে এগুলো পড়াবার কি মানে আছে? ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড বা ইনস্টিটিউট অফ কস্ট বা ইনস্টিটিউট অফ সিএস কেন পড়াবে? ইভেন শুধু ইনস্টিটিউট কেন, এটা তো কোনো নট জাস্ট ইন ইন্ডিয়া, থ্রু আউট দি ওয়ার্ল্ড কনসেপ্টটা ফলো হয়। ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন টেকনিক, তাহলে সিএফএও যদি করি সিএফএ তেও করতে হবে, মানে चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट व सीएमए यूएसए, सीएमए लंदन, सीमा लंदन, जहां भी करो जो भी करो, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट इन होल वर्ल्ड। मतलब आप यहाँ के बिजनेस छोड़ के आप कोई फॉरेन बिजनेस में चले जाओ, सेम प्रोसेस। ये सब जो भी आप लोग फाइनेंस में पढ़ते हो ना सर, एक सीएफए चार्टर होल्डर, मतलब जो यूएस का जो सबसे बड़ा फेमस फाइनेंशियल एनालिस्ट माना जाता है वर्ल्ड वाइड, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया वही चीज करता है, सेम थिंग। सीएम में भी सेम चीज पढ़ता है, सीएस भी सेम चीज पढ़ता है, पढ़ना तो सेम सबको पढ़ता है, और रियल लाइफ में बिल्कुल यूज है। और क्या टेक्निक यूज करेगा तथा अभी आप लोग इसको सीख रहे हो बोल के आपको ऐसा लग रहा है, रियलिटी में क्या होता है ये जब कर करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, अब यही तो है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का यही तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो 2 होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया, आप इसे जरूर ट्राई करना। ठीक है, बस और एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, इतना जब लिख रहे हो तो और एक क्वेश्चन भी। KC इक्वल्स टू 17%, ये गिवन है। 0 1 2 3 4, 4 साल दिया। ठीक है, अब मानो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप 4000 करोड़। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आ रहा है 1200 करोड़ का, सेकेंड ईयर आ रहा है 1410 करोड़ का, थर्ड ईयर आ रहा है 1875 करोड़ का, फोर्थ ईयर आ रहा है 1150 करोड़ का। ठीक है, क्या करना है? कैलकुलेट and give your advice। ठीक है, सेम पैटर्न में करना है सर, जो पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखाया। अब आप लोग ट्राई करके मुझे बताना कि क्या क्या एरर आ रहा है सर। एक बार कर लोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मॉडिफाइड एनपीवी मॉडिफाइड आया ना, तो भी एक तरीका है बताने का। ठीक है चलो, अच्छा एक वेरी इंपॉर्टेंट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर, कंपैरिजन बिटवीन, लिखना कंपैरिजन बिटवीन, मैंने आपको कितना क्वेश्चन दिया, ये 2
3, ठीक है चलेगा। अच्छा हेडिंग करना सर, कंपैरिजन बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर। आईआरआर और एनपीवी में डिफरेंस क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आप एक काम करो, एक पर्टिकुलर बनाओ, एक एनपीवी कॉलम बनाओ और एक आईआरआर कॉलम बनाओ। दोनों ही कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक है। डेफिनेशन वाइज डिफरेंस पहले लिखो। जब भी आप एग्जाम सिचुएशंस में जिन लोगों को लिखना होता है, जिन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उनको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, बट नॉलेज फुल चाहिए, ठीक है। जैसे जो ओल्ड सिलेबस ऑफ सीएस स्टूडेंट्स है, उनको ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, अलॉन्ग विद नेगेटिव मार्किंग। जो न्यू सिलेबस ऑफ सीएस स्टूडेंट्स है, उनके लिए लिखना पड़ेगा। सीएस सीएमए को ऑलवेज सब्जेक्टिव वे में लिखना पड़ता है। अच्छा डेफिनेशन क्या है? इट शोज द इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट on shareholders wealth। एनपीवी क्या क्या इफेक्ट दिखाता है? इट शोज द इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन शेयरहोल्डर्स वेल्थ। आईआरआर क्या दिखाता है? इट इज द रिटर्न, इट इज द रिटर्न ऑन अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस। मतलब जो मेरा रिकवर अभी तक हुआ नहीं है मार्केट में, जो मार्केट में पड़ा हुआ है, उसमें से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है, इन द प्रोजेक्ट। जैसे रिसेंटली एक बड़ा कंपनी बहुत बड़ा क्वेश्चन के सामने पड़ा है, दैट इज अदानी। तो था मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहा था, सर अदानी का क्या सिचुएशन है। हाँ सर, ठीक है। तो रिसेंटली अदानी को लेके कुछ बड़ा सवाल चल रहा है मार्केट में। एक कंपनी है हिंडन हिंडनबर्ग बोल के, ठीक है, जो बेसिकली एक रिसर्च कंपनी है सर। अमेरिकन कंपनी ना, हाँ, रिसर्च है। एक अमेरिकन रिसर्च फर्म है जिसने अदानी के बिजनेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन किया, ठीक है। तो हिंडनबर्ग ने जो क्वेश्चंस किया, उसका जवाब को लेके अदानी थोड़ा सा मुश्किल में पड़ा है। तो गौतम अदानी टर्न्स टू बेन फ्रॉम बोल फ्रॉम इंडियाज फेलिंग स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली यहाँ पर इनका जो हिंडनबर्ग रिसर्च का जो मेन पॉइंट है, हिंडनबर्ग रिसर्च मेनली ये कहना चाहता है कि अदानी का जो बिजनेस है, वो उसका दावा है, ठीक है, वो क्लेम करना चाहते हैं कि अदानी का जो बिजनेस है उसमें जो अकाउंट्स है वो बेसिकली इन्फ्लेटेड है, ठीक है। ये हिंडनबर्ग रिसर्च बोल रहा है, मतलब ये क्लेम कर रहा है, ठीक है। अब वो उनका कहना है कि ये एलिज मैल प्रैक्टिस करते हैं, गवर्नमेंट के साथ इनका टाई अप है, तो मे बी इन दैट केस ये कुछ फायदा उठाते हैं। इस तरह का अलग अलग अपना क्लेम हिंडनबर्ग ने रिसर्च ने किया, और जिसके चलते अदानी के बिजनेस के स्टॉक में काफी फर्क पड़ा रिसेंटली। इवन देयर आर सम स्टॉक जिसमें तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रीज कर दे रहा है मार्केट में। मैं देख रहा था, पता नहीं, मेरे को सवाल किया, मैं भी कुछ दिनों से खबर आ रहा था मेरे पास भी, बट मैं उतना डिटेल्स में नहीं देखा। जैसे मानो कि अदानी टोटल गैस, ठीक है, अदानी टोटल गैस में देखो सर पूरा एकदम फ्रीज है, एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन अदानी के पूर्व इससे पहले भी उठा है कि अदानी को कहाँ से इतना पैसा, कुछ 8 से 9 क्वेश्चन हिंडनबर्ग रिसर्च ने किया। और बेसिकली ये लोग शॉर्ट सेलिंग करता है, और शॉर्ट सेलिंग करके ये प्रूव करना चाहता है, पहले शॉर्ट सेल करते हैं, उसके बाद वो कंपनी के बारे में रिपोर्ट पेश करते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि अदानी इस चीज को, अभी पूरा का पूरा खेल अदानी के कोर्ट में ही है। हिंडनबर्ग तो अपना रिपोर्ट दे दिया, अब अदानी इसको कैसे डील करता है। मेरा मानना है कि अदानी ये जो भी रिसर्च रिपोर्ट है, अदानी इसको टैकल कर लेगा, ये मेरा मानना है। अब अंदर में थोड़ा बहुत देखो, बिजनेस करने के टाइम पे इधर उधर हल्का फुल्का रहता है, बट अगर जरूरत से ज्यादा है किसी भी चीज में, ठीक है, ऐसे अदानी के हर एक बिजनेस पे तो प्रॉब्लम नहीं है,
देयर आर फ्यू सेगमेंट में, जैसे अदानी टोटल गैस में, अदानी विल्मर में थोड़ा सा मतलब टर्मोइल देखने को मिला। ये भी देखो लास्ट कुछ दिनों से काफी फ्लैट ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अदानी एंटरप्राइज में उतना प्रॉब्लम नहीं है, इवन उसका एफपीओ भी आ रहा है, जैसे कि तौता ने স্যার बोला উইলমার ব্লকও রয়েছে। विल्मर ब्लॉक भी करके रखा, ट्रेड नहीं लेने दे रहा है। अच्छा, एंटरप्राइज में प्रॉब्लम नहीं है, मैं जितना देख पा रहा हूँ अदानी एंटरप्राइज में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चल रहा है। सो द पॉइंट इज दैट कि कुछ कुछ बिजनेस में इफेक्ट पड़ा है अदानी का, इससे पहले भी पड़ा है। 2021 में भी ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चंस के ऊपर अदानी को सामना करना पड़ा है। अब देखो ये कभी कभी प्रोपागेंडा भी होता है, मतलब कुछ पॉलिटिकल मैटर भी होते हैं, क्योंकि अदानी करंट गवर्नमेंट के साथ काफी ज्यादा टाई अप है, तो कई कबार रिसर्च रिपोर्ट इस तरह से मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको बड़ा करके दिखाते हैं, और मार्केट इमोशनल्स होते हैं। मैं आपको हर एक पॉइंट बता रहा हूँ, कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब ज्यादा प्रॉब्लम हो तो भी गवर्नमेंट के साथ क्योंकि टाई अप है, और करंट गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, करंट जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंडिया में, उसमें अदानी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि क्या गवर्नमेंट अदानी को, मतलब अगर सच में प्रॉब्लम है, वी डोंट नो, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट तो हमें इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखता है। अब सवाल ये भी है कि अदानी का जो ऑडिटर है, अगर आप देखोगे, अगर अदानी का अगर आप ऑडिट रिपोर्ट भी चेक करोगे, तो ऑडिट रिपोर्ट में आपको बिग फोर फर्म का ऑडिट रिपोर्ट दिख जाएगा। अदानी का जो ऑडिटर होते हैं अगर वो बिग फोर है, ठीक है, जैसे मैं, मेरे पास अदानी पोर्ट का रिपोर्ट है, आई थिंक इसका जो ऑडिटर है, आई थिंक डेलॉयट है, या फिर देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, बिग रिपोर्ट। স্যার ডেলয়েটই আছে মনে হয়। हम्म, আপনি একবার মনে হয় দেখিয়েছিলেন, ডেলয়েটই আছে। एक बार देख लेता हूँ। क्यों, अब बिग फोर रहने से का एक एक फायदा क्या होता है कि तब आप ना थोड़ा न्यूट्रल उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन फार्म है तो फिर हो सकता है कि वो मैनिपुलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस हो सकता है सर, ठीक है। अभी आप लोग एनुअल रिपोर्ट चेक करोगे, यहाँ ये देखो सर, डेलॉयट है, ठीक है। सो इससे एक चीज पता चलता है कि मतलब जो क्लेम हिंडनबर्ग कर रहा है, मे बी इट्स नॉट टोटली ट्रू, हाँ थोड़ा बहुत सच हो भी सकता है, ठीक है। अब वी डोंट नो, हम लोगों को पता नहीं, हम लोग बस मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर बेस करके ही हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी होता क्या है आगे आगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी इतना इन्वेस्ट करके रखा है। जैसे एक बड़ा क्लेम जो किया है हिंडनबर्ग ने, दैट इज कि इतना बड़ा जो इनका जो मार्केट में जितना इनका प्रॉफिट है, मतलब लोन बहुत ज्यादा है, तो इतना लोन है फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे है, इसको लेके एक बहुत बड़ा सवाल किया गया है, ठीक है। मैं आपको एक अलग, नॉर्मली मैं शेयर मार्केट का जो क्लास मैं फरवरी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो वहां पर मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा, ठीक है। ऐसे मतलब आई थिंक 1 या 2 फरवरी से, कल से या परसों से मैं स्टार्ट करूंगा वापस, मतलब टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस एटसेट्रा। तो वहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस रेज किया है और उसमें अदानी क्या क्या जवाब दिया है, ठीक है। तो ये क्लास में तो इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे सर, बट वहां मुझे थोड़ा मौका मिलेगा, ठीक है। और बाकी आप लोग भी मार्केट को फॉलो करो, पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हम भी जहाँ हैं आप भी वहीं पर हैं, बाकी तो राजा लोग अपना खेल रहा है, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट करो सर थोड़ा सा पॉइंट को। तो आईआरआर क्या हो गया, इट इज रिटर्न अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस इन द प्रोजेक्ट। जैसे कि अदानी ने अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में न्यूली पोर्ट वगैरह में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अदानी का, ठीक है, और गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट भी कर रहा है, बहुत बड़े बड़े बैंक से लोन भी लेके रखा है। और इसी को लेके हिंडनबर्ग का पॉइंट है कि इतना पैसा क्यों अदानी को मिला है बैंक से, और बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब जितना बता रहे हैं क्या सच में उतना बिजनेस है या फिर इन्फ्लेटेड है। कट ऑफ और हार्डल रेट, एनपीवी ग्रेटर देन 0, सॉरी एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, काटल, अच्छा लिख लो। एनपीवी अगर 0 से ज्यादा हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड हो जाता है, इसको कट ऑफ भी बोलते हैं। जैसे आप लोग कॉलेज में एडमिशन करते हो तो बोलते हैं ना क्या कट ऑफ चल रहा है, तो एनपीवी अगर 0 से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ या हार्डल रेट बोलते हैं।
और केसी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो इन केस ऑफ IRR अगर ग्रेटर देन केसी हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होता है. ठीक है, IRR मस्ट बी ग्रेटर देन केसी से ऊपर होना चाहिए IRR तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होता है. ठीक है, फॉर्मूला क्या है IRR का और एनपीवी का? चलो बेस कट ऑफ हो गया, ये हो गया. अब थोड़ा सा फॉर्मूला भी लिख लो. एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. अब इसको हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, लेकिन IRR का क्या फॉर्मूला, मतलब क्या फॉर्मूला है सर? दैट डिस्काउंट रेट at which outflow equals to inflow. मतलब हमें वो डिस्काउंट रेट या रिटर्न चाहिए जिसमें आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो होता है. आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इस पॉइंट को समझने में. दैट इज it is the discount rate at which NPV equals to 0. That is, it is the discount rate, तो वो डिस्काउंट रेट जिस रेट में रिटर्न आने से एट विच जिसमें एनपीवी 0 हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का. हमें वो रिटर्न चाहिए जो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर छुपा होता है. ठीक है, एट आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, दैट इज इट इज द डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी इक्वल्स टू 0. अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है सर. ठीक है, आज का क्लास में उसी कॉन्सेप्ट में पूरा डिस्कस किया. पॉइंट 4, एब्सोल्यूट और रिलेटिव. जैसे एनपीवी जो है सर, ये ऑलवेज एब्सोल्यूट फिगर में बात करता है. एब्सोल्यूट फिगर लाइक 50 लाख. हाँ सर, ये 50 लाख का एनपीवी है, प्रोजेक्ट में मुझे 50 लाख का ग्रोथ मिलेगा. लेकिन इन IRR ऐसे बात नहीं करता, रिलेटिव बात करता है, एब्सोल्यूट बात नहीं करता. ये रिलेटिव बात करता है. रिलेटिव दैट इज परसेंटेज. ओके, रिलेटिव दैट इज परसेंटेज. इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में लिखो एनपीवी इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि 50 लाख का प्रोजेक्ट अच्छा है कि 60 लाख का प्रोजेक्ट अच्छा है कि 40 लाख का प्रोजेक्ट अच्छा है, समझ में नहीं आता है. बट इसका इंटरप्रिटेशन बहुत इजी है. कितना परसेंटेज रिटर्न है, 10% की, 15% की, 20%, इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है. बट ये 40 लाख प्रॉफिटेबल कितना है, 50 लाख है कि तो क्या होगा, 60 लाख तो क्या है, समझ में नहीं आता सर. मैं आगे आगे आपको और बताऊंगा कि क्यों एनपीवी इंटरप्रिटेशन कंपैरेटिवली IRR से डिफिकल्ट है. कैलकुलेशन एनपीवी इजी है, IRR डिफिकल्ट है, नो डाउट डिफिकल्ट है. और एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो, पॉइंट नंबर 7, यूज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एनपीवी इज कैलकुलेटेड. अगर आप एनपीवी कैलकुलेशन देखोगे, मैंने ऑलरेडी आपको करके मतलब सॉल्व करवा के रखा. एनपीवी इज कैलकुलेटेड यूजिंग केसी. हम लोग एनपीवी को कैलकुलेट ही करते हैं केसी को यूज करके. बट IRR इज कंपेयर्ड विथ केसी. ये सबसे बड़ा फर्क है. केसी के साथ कंपेयर करके IRR को देखा जाता है, बट एनपीवी तो कैलकुलेट ही किया जाता है केसी के सहारे. ठीक है, तो सर ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस था एनपीवी और IRR का. बट आगे आगे मुझे आपको IRR और एनपीवी में बहुत सारा बात करना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराना है. जैसे कि दो प्रोजेक्ट है, मानो म्यूचुअली
exclusive project. KC equals to is 15%. मान लो कि एक A प्रोजेक्ट है, एक B प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट का NPV और IRR हमारे सामने है। A प्रोजेक्ट का NPV है 60 करोड़, B प्रोजेक्ट का NPV है 40 करोड़। NPV का रिटर्न है 22%, सॉरी A प्रोजेक्ट का IRR है 22%, B प्रोजेक्ट का IRR है 27%। अब हमें A चूज करना चाहिए कि B चूज करना चाहिए? Choose any one from these two प्रोजेक्ट। कौन सा चूज करोगे सर, प्रोजेक्ट ए या प्रोजेक्ट बी? अरे ए प्रोजेक्ट में एनपीवी है 60 करोड़, बी का एनपीवी है 40 करोड़। एनपीवी का मतलब क्या है कि इसमें आपका शेयर होल्डर का वैल्यू 60 करोड़ पे ग्रो करेगा, इसमें शेयर होल्डर का वैल्यू 40 करोड़ पे ग्रो करेगा। इसमें आईआरआर आपका 22% है, इसमें आपका आईआरआर 27% है। आप किस प्रोजेक्ट को चूज करोगे अगर कोई भी एक चूज करना हो तो? सर अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो एनपीवी इज द अनडिस्प्यूटेड क्राइटेरिया इन कैपिटल बजटिंग। तो जिसका एनपीवी ज्यादा उसे चूज कर लो, क्योंकि ये 22% 27% कितना डाल के कितना आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ समझ में ऐसे तो आ जाता है कि 22% रिटर्न है, इसमें 27% रिटर्न है, बट अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो एनपीवी को ही नॉर्मली फॉलो किया जाता है। ये मार्केट प्रैक्टिस है, ठीक है, दिस इज मार्केट प्रैक्टिस। और एक बात याद रखना, मैं सभी नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड एनपीवी एंड आईआरआर। नेक्स्ट क्लास में और भी चीजें, पेबैक पीरियड वगैरह सब बताऊंगा सर। मॉडिफाइड एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड, ये सब चीजें बताऊंगा, फिर जाके अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। और जो होमवर्क में मैंने दिया उसे जरूर ट्राई करें, ठीक है। एक हो जाएगा अच्छे, ঠিক আছে রাখলাম স্যার। ओके दादा, ओके नवनील, নীল, সম্পদ, ওকে স্যার, হ্যাঁ টাটা। বলছি স্যার ওই আগের ওই টিবিএম এর লেকচার, বলছি আগে ওই টিবিএম এর লেকচার বা আগের ইউটিউবের ওগুলো একটু পাঠাবেন না, আগের ক্লাসের বা আজকে সকালের যে বইগুলো। আজ সকালে কি ক্লাস ছিল বলো তো? ম্যামের ক্লাসে তো ম্যাম বোধহয় পাঠিয়ে দিয়েছে নাকি, না পাঠাইনি? আচ্ছা আমি ম্যামকে হ্যাঁ বলে ও দিচ্ছি। সব ম্যামের পাঠিয়েছে। আর আগে ওই টিবিএম এর যেটা ব্যাপার বলছিলেন ওই লেকচার গুলো নেই আমার আচ্ছা কাছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আগের ক্লাসের ওগুলো একটু পাঠিয়ে দেবেন। আচ্ছা আমি পাঠাচ্ছি, টিভিএম এর লেকচারগুলো আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। হুম ঠিক আছে রাখলাম স্যার, গুড নাইট। ওকে ওকে, গুড নাইট।